गुड इवनिंग। आज अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण टॉपिक उद्योग। सबसे पहले हम ये समझें कि अर्थव्यवस्था के लिए उद्योग क्यों आवश्यक है और यह अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार कार्य करते हैं। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का अध्ययन किया गया था और उसी क्षेत्रों के अंतर्गत 4 प्रकार के जो क्षेत्र थे उनमें दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत उद्योगों के बारे में समझा गया था। पहले क्षेत्र में कृषि, खनिज और वन, ये तीन, कृषि, खनिज और वन, ये तीन कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है जो उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में कार्य करता है। और उद्योग इन कच्चे माल को विनिर्मित वस्तुओं में परिवर्तित करती है। इसीलिए अर्थव्यवस्था का उद्योग एक मूल आधार है। इसे समझने के लिए हम ये समझते हैं पहले कि उद्योग लगाने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो पहली आवश्यकता कच्चा माल है, जो मुख्य रूप से 3 प्रकार का है: खनिज, वन और कृषि। इसके साथ हमें मशीनों की आवश्यकता होती है। यदि औद्योगिक क्षेत्र है तो औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए सभी प्रकार की आधारभूत संरचना निर्मित होती है। यहाँ बिजली, पानी, परिवहन के लिए सड़क, रेल, वायु परिवहन, इसी के साथ श्रमिक भी कुशल, अकुशल श्रमिक, ये हमारी उद्योगों के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं। और जैसे ही कच्चे माल से इन उद्योगों में विनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन होता है, इसके बाद आवश्यकता होती है उद्योगों में निर्मित वस्तुओं की बाजार या व्यापार की। व्यापार के लिए उद्योग में जो निर्मित वस्तुएं हैं उन्हें दूसरे देशों में निर्यात कर दिया जाता है। दूसरा, घरेलू बाजार, इन्हीं के आधार पर उद्योग स्थापित किए जाते हैं। अब हम सबसे पहले फर्स्ट ये टॉपिक समझते हैं कि भारत में औद्योगिक विकास के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए और कौन कौन सी औद्योगिक नीतियां बनाई गई। तो सबसे पहली बात हम करते हैं, भारत को आजादी मिली 1947 में। इससे पहले भारत में जितने भी बड़े बड़े उद्योग होते थे सब अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किए गए। और अंग्रेजों की जो आर्थिक सामाजिक नीति थी, इसका मूल उद्देश्य भारत में शोषण करना था। इसीलिए आजादी के बाद पहली औद्योगिक नीति 1948 में बनाई गई और इसके निर्माणकर्ता या भारत के उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और इसमें आजादी के बाद अंग्रेजों से हम स्वतंत्र हुए थे। इसमें संयुक्त उपक्रम स्थापित करना या सार्वजनिक निजी, तो भारत के उद्योगपति टाटा बिरला जैसे बड़े बड़े उद्योगपति भी अपनी कंपनी स्थापित करेंगे, उद्योग स्थापित करेंगे। और सार्वजनिक यानी सरकार भी अपने उद्योग स्थापित करेगी। इस प्रकार से 1948 की एक व्यापक औद्योगिक नीति स्थापित की गई। लेकिन समय के साथ नीतियां इसीलिए बनाई जाती हैं जिससे होने वाले परिवर्तनों को उन औद्योगिक नीतियों के द्वारा या सरकारी नीतियों के द्वारा परिवर्तन किया जा सके। इसी के लिए सबसे पहले 1956 का कंपनी बिल लाया गया। ये भारतीय औद्योगिक इतिहास और भारतीय औद्योगिक इतिहास ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के इतिहास का ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और महत्वपूर्ण क्यों है? कंपनियों का रजिस्ट्रेशन, कंपनी कैसे स्थापित की जाए, उनका रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से हो, इसके विषय में पहली बार 1956 में कंपनी बिल लाया गया। कंपनी बिल
2013 में नई औद्योगिक नीति में परिवर्तन कर दिया गया है, लेकिन भारत की जो मूल आधार बना उद्योगों का वो यही कंपनी बिल है। और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का पहला कंपनी बिल कब बना था? 1956 में। और यहां सबसे महत्वपूर्ण बात, आधारभूत उद्योग स्थापित किए गए। भारतीय अर्थव्यवस्था की यदि उद्योगों को देखा जाए तो लौह इस्पात के जितने बड़े बड़े कारखाने हैं, जिनमें भिलाई, छत्तीसगढ़, राउरकेला, उड़ीसा और दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में 3 बड़े बड़े आधारभूत उद्योग स्थापित किए गए। ये 1956 के बिल का मूल आधार था। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, समय समय पर अलग अलग तरीके से उद्योग स्थापित तो किए जा रहे थे, लेकिन वास्तविक प्रयास 1977 में पहली बार जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी और मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने, उस समय अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए और यहां छोटे लघु कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए 1977 में औद्योगिक नीति लाई गई। लघु कुटीर उद्योग आज वर्तमान समय में भी भारत सरकार ने स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता, स्वदेशीकरण जैसी प्रणालियों को फिर से प्रारंभ करने के लिए या बनाने के लिए फिर से जो प्रयास किए जा रहे हैं, वही 1977 की लघु कुटीर उद्योगों की नीति थी। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में अधिक लोग निवास करते हैं, इसीलिए आवश्यकता थी आत्मनिर्भरता की, और आत्मनिर्भरता के लिए लघु कुटीर उद्योगों की स्थापना ही मूल आधार था। लेकिन 1980 में फिर से सरकार चेंज होती है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है और इंदिरा गांधी जी के द्वारा आधुनिकीकरण की नीति लाई गई। आप देखिए, 1948 की औद्योगिक नीति, 1956 का कंपनी बिल, जितने बड़े बड़े आधारभूत उद्योग थे वो स्थापित हो चुके थे। अब आवश्यकता ऐसे उद्योगों की स्थापना की थी जो पहले से स्थापित थे और उनमें मशीनों के आधार पर, तकनीक के आधार पर परिवर्तन किया जा सके। और तकनीक का समय समय पर, मशीनों का समय समय पर इसलिए परिवर्तन किया जाता है जिससे सस्ती वस्तुएं, अधिक उत्पादन, या ऐसे कहें कि कम कच्चे माल में अधिक गुणवत्ता, अधिक मात्रा वाली वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके। ये जो 1980 की औद्योगिक नीति है, इसी के आधार पर क्रम आगे चलता रहा और भारतीय इतिहास की या भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास की, उद्योगों के लिए ही नहीं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए जो सबसे बड़ा बदलाव था वो 1991 की औद्योगिक नीति थी। यहां से भारत में एक बदलाव आया और 1991 की यह औद्योगिक नीति, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कब लागू हुई और इस औद्योगिक नीति का नाम क्या है, उद्देश्य क्या है? 1991 का समय, इससे पहले देश में सरकारें समय समय पर बदल रही थी। वीपी सिंह, चंद्रशेखर सिंह की सरकार थी, लेकिन 1991 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। हमारे देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव बने और देश के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत के एक ऐसे अर्थशास्त्री जो समय वित्त मंत्री थे, तो कुछ समय पहले 2014 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। वह व्यक्ति उद्योगों में बदलाव लाने के लिए एक क्रांतिकारी परिवर्तन करते हैं और वह क्रांतिकारी नीति जिसका आज भारतीय अर्थव्यवस्था में जो भी विकास है, जो भी परिणाम है, वो इसी औद्योगिक नीति के कारण है। इस औद्योगिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, तीनों का अर्थ समझना इस समय अनिवार्य है। उदारीकरण का अर्थ होता है नियमों में छूट देना,
आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में उद्योग ही नहीं, कोई भी कार्य करना है उससे पहले अनेक प्रकार के नियम हैं। इन्हें अपनी भाषा में इंस्पेक्टर राज कहा जाता है। इन्होंने अनेकों नियम समाप्त कर दिए और जब नियमों में छूट दी गई तो बताइए भारत में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित होंगे या नहीं। तो यहां से उद्योगों की स्थापना तो प्रारंभ हुई, साथ ही निजीकरण किया गया। जो सरकार के उद्योग घाटे में चल रहे थे, सरकार ने अपने उद्योग निजी कंपनियों को बेच दिए या कुछ हिस्सेदारी बेच दी, और वहीं भारत की निजी कंपनियां ये अधिक से अधिक उद्योग स्थापित करने लगी। दूसरा, वैश्वीकरण की नीति अपनाने के कारण भारत में विदेशों की जो उद्योग भारत में विदेशी सामान बेचते थे, केवल वह उद्योग भारत में वैश्वीकरण के कारण स्थापित होने लगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि भारत में प्रतिस्पर्धा का माहौल प्रारंभ हुआ, हमारी कंपनियां भी तेजी से वृद्धि करने लगी और भारत के लोगों को विदेशी उत्पाद प्राप्त होने लगे। अधिक मात्रा में उत्पादन प्रारंभ हुआ। अब देखिए, आज जितने भी ब्रांडेड कंपनियां हैं, भले वो विदेशी कंपनियां हैं, लेकिन भारत के लोग आज ब्रांडेड वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं। वो इसी औद्योगिक नीति के कारण संभव हुआ। इसे अब दो भागों में बांटकर बड़े अच्छे से समझते हैं कि नियमों में क्या क्या छूट दी गई, क्या क्या हुआ। ये पॉइंट आज बड़े अनिवार्य हो गए हैं। वर्तमान में भी 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया गया है, उसमें भी इसकी चर्चा है। तो यहां 5 क्षेत्रों को समझ लें कि वो 5 अर्थव्यवस्था के उद्योगों के कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। अब देखिए, पहला, तंबाकू। जहां तंबाकू का उपयोग होता है, तंबाकू का उपयोग सिगरेट बनाने में होता है, बीड़ी बनाने के लिए होता है। इससे संबंधित कोई भी कारोबार करना है तो लाइसेंस लेना होगा। दूसरा, एल्कोहल। एल्कोहल आप देख ही रहे हैं, बड़ी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। तीसरा, रसायन। रसायन में खतरनाक रसायन है, इसी के अंतर्गत बहुत सी दवाइयां बनती हैं। मेडिकल, जितनी भी प्रकार के खतरनाक रसायन हैं उनके लिए लाइसेंस अनिवार्य है। चौथा, औद्योगिक विस्फोटक पदार्थ। इंडस्ट्रीज में जो विस्फोटक पदार्थ बनते हैं, माचिस से लेके बारूद तक, उन सब के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। और पांचवा, इलेक्ट्रॉनिक एयरोस्पेस। यह ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है जिसका उपयोग हवाई जहाज, प्लेन, रॉकेट, इन सब में किया जाता है और यह अधिकांशतः भारत सरकार के नियंत्रण में होती है, इसीलिए इसकी आवश्यकता होती है और यह कार्य एक ऐसा कार्य है, इसीलिए इसके लिए लाइसेंस अनिवार्य है। तो ये 5 क्षेत्र हैं जिनके लिए लाइसेंस अनिवार्य है। भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने 3 क्षेत्र अपने लिए भी आरक्षित रखे। इसका मतलब होता है कि यह कार्य ना तो लाइसेंस से होने वाले हैं और ना निजी क्षेत्र के द्वारा होने वाले हैं। इसीलिए इन 3 क्षेत्र सिर्फ सरकार के लिए आरक्षित हैं